नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसका हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इसका हम दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। ठीक है, ये हमारा दूसरा अध्याय है। और बाकी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ मिल जाएगा जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी नोट्स आपको मिल जाएगा, आप नोट्स कह सकते हो। ये आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा और ये बहुत ही कम मिनटों का चैप्टर रहने वाला है। यानी मैं आपको बहुत ही जल्दी पढ़ा दूंगा, यानी आपको समझ में भी आ जाए और आपको ज़्यादा वीडियो देखना भी ना पड़े। ठीक है, ये हमारा सेशन 2024-25 के लिए है। अगर ये मैं आपको बता दूं, आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसी बैच के लिए हमारा ये वीडियो है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पेपर मिल जाएगा, सैम्पल पेपर मिल जाएगा और ये सब आपको मिल जाएंगे। हमारे ग्रुप का नाम है A.K सक्सेस स्टडी पॉइंट। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। देखो, ये आपका विषय सूची है टोटल 10 चैप्टर के। तो हमने पहला चैप्टर देख लिया था और पहले चैप्टर का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड भी कर दिया था। तो पहले चैप्टर का जो वीडियो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो पहले चैप्टर का। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर, खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं, उन टॉपिक को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सीरियल वाइज। ठीक है, पहले हम समझेंगे आसन का अर्थ, फिर समझेंगे अनुचित शारीरिक आसन के कारण, फिर समझेंगे आसन संबंधी विकृति का अर्थ, और फिर समझेंगे आसन संबंधी विकृति के प्रकार, महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियां का अर्थ, महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियां के प्रकार, महिला एथलीट त्रय का अर्थ और महिला एथलीट त्रय का अर्थ और उसके प्रकार। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि आपको चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा समझ में आ चुका है। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का क्या अर्थ है। देखो, चैप्टर का नाम है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो खेल होते हैं उसमें बच्चे और महिलाएं जो होती हैं उनका क्या मतलब यहाँ पे भूमिका होता है, उनकी क्या स्थिति होती है, यानी खेलों के अंदर बच्चे और महिलाएं की क्या भूमिका होती है, यही आपको इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा पढ़ना है, इसलिए इसका नाम इस प्रकार का रखा गया है। तो बच्चों, अब हमारा वीडियो शुरू हो रहा है, चैप्टर शुरू हो रहा है। अब आपको वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 है, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं तो 2025 में तो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, आपका पेपर जो है बहुत ही नज़दीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अब हमारा पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है। पहला टॉपिक हमारा था कि आसन का क्या अर्थ है। तो पहले जानते हैं कि आसन का क्या अर्थ होता है। देखो, आसन का अर्थ सीधा सा ये होता है कि लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। अगर आप किसी भी स्थिति में बैठते हो और बहुत ही लंबे समय तक बैठते हो तो वही एक आसन होता है। ठीक है, अगर मान लो आप कहीं बैठ जाते हो तो बैठने के बाद आपको बैठे हुए आधे घंटे हो जाते हैं, तो वही आसन है। ठीक है, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं, अगर आप थकते नहीं हो तो। दूसरा हमारा टॉपिक है आपके सामने अनुचित शारीरिक आसन के कारण। यानी उचित मतलब सही होता है, अनुचित मतलब गलत होता है, यानी आदमी गलत तरीके से क्यों बैठता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो गलत तरह से बैठने के कारण हमारा पहला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा हो जाएगा चोट, तीसरा हो जाएगा बीमारी, चौथा हो जाएगा आदत, पांचवा हो जाएगा अनुवांशिकता, छठा हो जाएगा अधिक भार, सातवां हो जाएगा मोटापा और आठवां हो जाएगा गरीबी और नौवां हो जाएगा थकावट। ठीक है, देखो, अनुचित शारीरिक आसन के कारण, आसन मतलब होता है बैठना, शारीरिक मतलब होता है शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ, कारण मतलब होता है रीजन, यानी जब इंसान बैठता है, ठीक है, उचित तरीके से नहीं बैठता यानी अनुचित तरीके से बैठता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं।
ठीक है। उचित मतलब हाँ, अनुचित मतलब ना, या गलत और सही भी कह सकते हो। तो इसके कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं। जैसे मान लो ये सीधा बैठने का तरीका है 90 डिग्री पे, और ये हो गया हमारा गलत। तो ये होता है, ये हो गया अनुचित का ये आसन हो गया हमारा शारीरिक आसन, और ये हो गया उचित शारीरिक आसन। दोनों में ये डिफरेंस है, और कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप इन कारण को अपने पेपर में पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। आसन संबंधी विकृति का अर्थ क्या होता है? देखो, आसन संबंधी जो विकृति होती है इसका क्या अर्थ होता है? आसन संबंधी यानी बैठने से संबंधी है, ठीक है। तो शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है, आसन संबंधी विकृति कहलाती है। यानी देखो, जब हम किसी भी पोस्टर में बैठते हैं तो बैठते समय ही जो है, अगर कह सकते हो कि अगर कुछ उसे उल्टा रिएक्शन मिले, यानी जब शरीर की जो भी बनावट है उसमें कुछ ऐसी विकृतियां जब उत्पन्न होती है जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, ठीक है। तो यही होता है आसन संबंधी विकृतियां। यानी जब गलत तरीके से बैठते हैं तो जो बीमारी होता है, जो विकृति होती है, वो यहाँ पे बात चल रही है इस पर, ठीक है। आसन संबंधी विकृति के कितने प्रकार होते हैं? देखो, आसन संबंधी विकृति के हमारे बहुत से प्रकार होते हैं, यानी बहुत तरह से आसन संबंधी विकृति हो सकता है। जैसे मान लो कोई गलत तरीके से बैठता है, तो मतलब चलता है तो उसको घुटनों का टकराना जो है ये विकृति हो सकता है। कोई ज़्यादा जिसका शरीर भार है, जो बहुत देर तक खड़े रहता है, खड़े खड़े काम करता है, कुछ भी खड़े खड़े रहता है, तो चपटे पैर की जो बीमारी है या विकृति जो है वो हो सकती है। यानी जब आप अपने पैर का जो छाप देखोगे तो बिल्कुल सीधा होगा, बीच में जो ये जगह स्पेस होता है ना, स्पेस नहीं होगा, इसी को कहते हैं चपटे पैर। गोल कंधे या झुके हुए कंधे, ये भी एक विकृति है। यानी मैंने आपको क्या कहा, जो शारीरिक जो अनुचित आसन है ना, इससे उत्पन्न जो भी विकृतियां हैं, अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं तब जो बीमारी होती है तो वही विकृति है, ठीक है। आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़, और हमारा हो गया धनुषाकार टांगे और स्कोलोसिस, ठीक है। पहले बात करते हैं घुटनों का टकराना क्या होता है। देखो, घुटनों का टकराने का मतलब है ये जो पैर है, ये जो पैर है, तो इसके बीच में जो घुटना है ये आपस में टकराते हैं चलते समय, तो इसी को कहते हैं घुटनों का टकराना। इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ गया, ठीक है। तो आप जब भी आसन संबंधी विकृति अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको नाम याद रखना है घुटनों का टकराना, इसका मतलब घुटने यहाँ पे टकराते हैं, ठीक है। तो घुटनों का टकराना एक ऐसा आसन संबंधी विकृति है जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में मिलते अर्थात टकराते प्रतीत होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि दोनों घुटने आपस में बहुत ही टकराते हुए प्रतीत होते हैं। यानी आपको ये लिखना कैसे है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आपको बिना देखे या फिर आपको ऐसे लिखना कैसे है? तो सीधी सी बात यह है कि जब आप इसको देखोगे, आसन संबंधी विकृति में जो पहला विकृति आप लिखोगे घुटनों का टकराना, तो इसमें आपको खुद ही महसूस करके लिखना है। यानी घुटनों का टकराने का मतलब है कि घुटने टकराएंगे। अब आप अपने आप सोचो और सोच के लिख सकते हो कि इस स्थिति में जो है घुटने आपस में टकराते हैं, आदमी को चलने में परेशानी होती है, यानी इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको ये नहीं लिखना, इसमें आपको ये लिखना है घुटनों को टकराने, उसके जो उनका जो भी स्वरूप है वो आपको लिखना है। उसके बाद इसके लक्षण भी लिखने हैं, उसके बाद इसके कारण भी लिखने हैं, उसके बाद इसके उपाय भी लिखने हैं। तो आपका पहला पॉइंट जो है घुटनों को टकराना वो समाप्त होगा। इसके लक्षण क्या है, यानी हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो विकृति है ये किसी के अंदर हो रखा है। तो खड़े रहने में, जो खड़े जब रहेंगे तो उस समय दोनों घुटने आपस में स्पर्श यानी सटेंगे या फिर मिलजुल होगा, ठीक है। चलते समय घुटने आपस में टकराते रहेंगे, तो साफ साफ पता चल जाएगा। यानी आप लक्षण भी अपने हिसाब से बना सकते हो, खुद ही महसूस कर सकते हो कि ऐसा क्या दिखे हमको कि ऐसा चीज हो रहा है। यानी घुटने टकरा रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा, खुद ही महसूस करके आप लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। दौड़ते समय घुटने आपस में टकराते हैं, ये भी अपने मन से बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लक्षण। नाम बस याद रखना है कि घुटनों का टकराना हमारा पहला आसन संबंधी विकृति है। इसका पूरा जो स्वरूप है वो बनाना है, कारण बनाना है, लक्षण बनाना है, उपाय बनाना है, बस हमारा पॉइंट खत्म। घुटनों के टकराने के कारण क्या है? यह समस्या मुख्य रूप से आहार में विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी कारण भी हो सकता है, और अतिरिक्त आप समझ सकते हो कि मोटापा, ठीक है, कोई पुरानी बीमारी, अविकसित पैरों पर अधिक भार, यानी जो पैर विकसित नहीं हुए या फिर पैर पे ज्यादा भार है, ठीक है, तो भी हो सकता है, ठीक है, या चलने के कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी सावधानी, ये कैसे लोग जिसको ये
घुटनों को टकराना नहीं हुआ है, तो वो क्या करे कि उनको कभी ना हो। तो ऐसा आहार लेना जिसमें विटामिन डी और फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह हो, कम उम्र में बच्चों को चलाने के लिए बाध्य ना करें। ठीक है, जो 6 महीने के होते हैं, जो 1 साल के होते हैं, उनको चलाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो पैर है उस पर जब भार पड़ेगा तो ये शायद हो सकता है। तो ये हो गया सावधानी। अब बात करते हैं उपाय। तो उपाय जो है, घुड़सवारी हो गया और साइकिलिंग हो गया। साइकिलिंग यानी साइकिल को चलाना, और या फिर पद्मासन हो गया, गोमुखासन हो गया। गोमुखासन गाय के समान मुख दिखता है, ठीक है। और पद्मासन हो गया हमारा, तकिया रख के जो है सीधा सोना, यानी अपने पैरों के बीच में तकिया रखना और सो जाना। पहला उपाय क्या है? घुड़सवारी। दूसरा है साइकिलिंग। तीसरा है पद्मासन। चौथा है गोमुखासन। पांचवा है तकिया रख के अपने पैरों के बीच में सोना। ठीक है, इन सभी उपाय को लिख सकते हो। दूसरा हमारा आसन संबंधी विकृति है चपटे पैर। इसमें क्या होता है, जब आप अपने पैर का छाप लोगे या फिर निशान लोगे, तो जिसको चपटे पैर नहीं है उसका निशान ऐसा आएगा, और जिसको चपटे पैर है उसका निशान ऐसा आएगा। तो यही होता है चपटे पैर। यानी जब आदमी बहुत देर तक खड़े खड़े काम करता है, या खड़े खड़े मतलब रहता है, या फिर बस में खड़े रहता है, या फिर कहीं भी खड़े रहता है, बहुत ज़्यादा खड़े रहता है, उसका वजन भी बहुत ज़्यादा भारी है, तो ये चपटे पैर हो जाते हैं। ठीक है, तो पैर हर व्यक्ति के लिए रहने, चलने, दौड़ने, कूदने के लिए बहुत आवश्यक है। चपटे पैर मुख्य रूप से नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे एक आसन संबंधी विकृति का रूप ले लेते हैं। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने व चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो यानी इसमें आपको ये लिखना है, जो स्वरूप स्वरूप मतलब होता है वो कैसा है, उसके अंदर का पूरा माहौल, एरिया, उसके अंदर का मतलब पूरा कैसा दिखता है, वो चपटे पैर में होता क्या है वो आपको पहले बताना है। ठीक है, फिर बताना है लक्षण। तो देखो, लक्षण इसका यही है जो आपके सामने फोटो है। बता सकते हो, जिनको नहीं है वो ऐसा दिखते हैं, जिनको होता है ये ऐसा दिखते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण हमारे आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं आगे, इसके कारण क्या है, क्यों होता है। तो ये समस्या जो है, ये कमजोर मांसपेशियों के कारण भी होता है, शरीर में अत्यधिक भार मैंने आपको बताया था वो भी होता है, और खड़े रहने के कारण भी हो जाता है, या फिर जूते खराब हो, जूता ऐसा हो जो बहुत ही दबता हो, ठीक है, खराब हो, तो उसके कारण भी हो जाता है। चपटे पैर की सावधानियां, दूसरों को ये कारण ना हो, ये विकृति ना हो, तो वो क्या करें। तो देखो, सही आकृति और आकार के जूते पहनने चाहिए, मोटापा से बचें, जहां तक हो सके ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें। जो ऊंचे ऊंचे सैंडल जैसे होते हैं, या जो ऊंचा जूता होता है, वो पहनने से बचें। जो फॉर्मल जूता आता है वो, ज़्यादा देर तक नंगे पैर ना घूमें। ठीक है, शिशुओं को जबरदस्ती चलाने के लिए विवश ना करें, ये आपके सावधानी हो जाएंगे। चपटे पैर को ठीक करने के उपाय, ये सभी आपके सामने उपाय लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं गोल कंधे या झुके हुए कंधे का क्या मतलब है और ये कैसे ठीक हो सकता है। देखो, पहले ये समझ लो कि गोल कंधे क्या होते हैं। जब आदमी खड़ा रहता है तो रीढ़ की हड्डी बहुत आगे की ओर होता है, मतलब आगे की ओर तो होता ही है, लेकिन जो ये अपना सिर है वो सिर भी आगे की ओर होता है, और कंधा गोल गोल सा हो जाता है। ठीक है, यानी ये रीढ़ की हड्डी आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर, और मुंडी आगे की ओर। तो इस प्रकार से होता है ये गोल कंधे या झुके हुए कंधे, या ये कह सकते हो कंधे इधर हैं तो इधर आ रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसे जा रहा है ये, तो ये हो गया। इस प्रकार की आसन संबंधी विकृति में कंधे गोल होकर आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं, ये आपको ऐसे ही बता देना है। अब लक्षण क्या है, इसके लक्षण ये पूरे के पूरे इसके लक्षण है, और इसके जो कारण है वो अनुवांशिकता हो गया, या झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने के कारण भी हो गया, व्यायाम ना करना, ये भी हो सकता है। गोल या झुके हुए कंधे की सावधानियां, दूसरे को ना हो वो क्या करें। तो झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना नहीं चाहिए, और बाकी जो नीचे है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यही सभी इसके सावधानियां हैं, और इसको ठीक करने के उपाय आपके सामने लिखे हुए हैं, ये इसके उपाय हैं। और चक्रासन, धनुरासन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक करने के आसन। आगे की ओर कुबड़ का मतलब क्या होता है कि जो रीढ़ की अस्थियां हैं ये इसकी सामान्य वाली हैं, और ये जो है आगे की ओर झुकी हुई हैं, यानी ये जो है आगे जा रखी हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आगे की ओर कुबड़, यानी रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर झुकाव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे की ओर कुबड़, और पीछे की वाली जो है वो पीछे की ओर। ठीक है,
तो आगे की ओर कुबड़ में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है, जिससे शरीर के आकार में विकृति आ जाती है और शरीर अकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इससे व्यक्ति को खड़े होने में एवं चलने में काफ़ी परेशानी होती है। ये आप बता सकते हो इसके अंदर की जो भूमिका है वो। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण आपके सामने लिखे हुए हैं। उधर क्षेत्र की मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है, जबकि पीठ की लंबी क्षेत्र की मांसपेशियां छोटी रह जाती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कूल्हे आगे की ओर तथा नीचे की ओर झुक जाते हैं, ये भी हो सकता है। ये हो गया लक्षण। अब कारण क्या है, अधिक व असंतुलित आहार, व्यायाम ना करना, अनुचित वातावरण, मांसपेशियों के अनुचित विकास तथा मोटापा इत्यादि विकृति के कारण भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानी है। मोटापा से बचें। देखो, मोटापे से बचें ये आपके सभी में आ जाएंगे, सभी सावधानियां में आ जाएंगे। ठीक है, संतुलित भोजन लें, भार ढोते समय शरीर को सीधा रखें, अति पोषण, ठीक है, ओवर ईटिंग जो है उससे बचें, ज़्यादा खाना। आगे की ओर कुबड़ को ठीक करने के उपाय क्या हैं, ये सभी आपके सामने पूरे के पूरे उपाय लिखे हुए हैं। जब आप पेपर में लिखोगे तो इसी भाषा, इसी लैंग्वेज में लिखना है। पीछे की ओर कुबड़ में क्या होता है, इसका झुकाव पीछे की ओर हो जाता है, इसलिए इसको पीछे की ओर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के आसन संबंधी विकृतियों में जिसमें पीठ की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर झुक जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है अर्थात सीधी नहीं होती। इस स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं, इसी को कहते हैं पीछे की ओर कुबड़। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, कंधे आगे की ओर झुके प्रतीत होते हैं, ये लक्षण है। पूरा शरीर आगे की तरफ झुका प्रतीत होता है, गर्दन आगे की ओर झुकी दिखाई देती है, संतुलन खराब हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा इसके लक्षण। अब बात करते हैं कारण। तो कुपोषण आ जाएगा, पोषण की कमी, कोई बीमारी हो जाएगा पुराना, अत्यधिक भार ढोना, उठने बैठने का अनुचित आसन, व्यायाम की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। इसकी सावधानियां आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको ठीक करने के जो उपाय हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो, धनुषाकार टांगे में क्या होता है, इसके बीच में जो ये टांगे हैं ये धनुष के आकार की हो जाती हैं, कहने के धनुष जैसा होता है वैसा हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार से इस लैंग्वेज में इसकी भूमिका बनानी है और फिर जाके आपको लिखना है लक्षण। देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले आपको किसी भी विकृति का भूमिका बनाना है, पहला। दूसरा बनाना है लक्षण। तीसरा आपको बनाना है कारण। चौथा आपको बनाना है उपाय। पांचवा आपको बनाना है सावधानी। ठीक है, सब में दो दो पॉइंट। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपके नंबर ठीक ठाक अच्छे आएंगे, क्योंकि यही लिखने का जो पैटर्न है या फॉर्मेट जो है ये यही है। इसी प्रकार से आपको विकृति के बारे में बताना पड़ेगा। और इसके जो कारण है वो आपके सामने लिखे हैं, 3 कारण है बहुत जरूरी, ये आप लिख सकते हो। और इसका जो सावधानी है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, यही कुछ सावधानी सेम है। और आगे जो है इसको ठीक करने के जो उपाय हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं स्कोलोसिस। देखो, आगे की ओर कुबड़ में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी आगे की ओर हो जाती है। पीछे की ओर कुबड़ में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है पीछे हो जाती है। लेकिन स्कोलोसिस में क्या होता है, दाएं या बाएं हो जाना। ठीक है, इसको स्कोलोसिस कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। ये जो है नॉर्मल है, ये थोड़ा सा इधर है, इसलिए ये स्कोलोसिस है। तो स्कोलोसिस में ये भी जो है एक प्रकार की आंत संबंधी विकृति है, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है बाएं या दाएं की ओर झुक जाती है, इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ये आप इसके अंदर भूमिका बना सकते हो। इसके जो लक्षण है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे इसके लक्षण है। इसी से पता चलेगा कि ये हो रखा है। अब देखो, कारण क्या है, कारण इसके हमारे 2 आ जाएंगे, ये 2 कारण है। और जो सावधानी वो 3 है आपके सामने, तीनों सावधानी आप समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको ठीक करने के जो उपाय हैं वो आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, ये 4 उपाय हैं ठीक करने के। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियां का अर्थ। देखो, महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियां का मतलब होता है कि महिला के शरीर में मासिक धर्म का शुरू होना। ठीक है, ये होता है विशेष परिस्थितियां, यानी मुख्य जो स्टेप होते हैं या जो माहौल होता है वो। ठीक है, महिला खिलाड़ी की विशेष परिस्थितियां के प्रकार कितने कितने हैं। देखो, 2 प्रकार हैं, प्रथम रजोरोध और असामान्य मासिक धर्म। 2 है, प्रथम रजोरोध है और दूसरा है असामान्य मासिक धर्म। देखो, जो प्रथम रजोरोध है इसका अर्थ क्या होता है, लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव होना, किशोरियों महिलाओं
के गर्भभाष्य से अनि उच्च अंडाणुओं और बाकी अतिरिक्त एक कणिकाओं का उत्पन्न होना, ऐसा आप कह सकते हो। यानी ये जो है 26 से 28 दिन के अंतराल में एक बार होता है, यानी ये प्रथम इसको इसलिए कहते हैं, यानी पहली बार होना। ठीक है, ये इसकी शुरुआत जो है वो 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के महिलाओं के बीच में ही, मतलब इसी उम्र में होता है। ये आपका पहला प्रथम रजोरोध है। ठीक है, इसके अंदर यही होता है। महिला खिलाड़ी पर मासिक धर्म के प्रभाव क्या पड़ते हैं? अगर ये चीज इनके अंदर आ जाए तो आने के बाद इन पे क्या प्रभाव, क्या मतलब इनके अंदर लक्षण दिखेगा। तो मासिक धर्म की अवस्था के दौरान महिला खिलाड़ी के प्रदर्शन स्तर में थोड़ी कमी आ जाती है। अगर खिलाड़ी, जो महिला खिलाड़ी हैं वो अगर मतलब खिलाड़ी हैं, उनका काम है खेलना, ठीक है, कुछ भी खेलना, तो अगर उनके अंदर ये मासिक धर्म का जो शुरू है वो हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, तो उनके अंदर पहला हो जाएगा खेल में थोड़ी बहुत कमी, यानी वो खेल सही से नहीं खेल सकते। मासिक धर्म की स्थिति में महिला खिलाड़ी अक्सर घबराहट, बेचैनी तथा तनाव का अनुभव करती है। इस अवस्था से शुरुआती दिनों में महिला खिलाड़ियों के पेट में दर्द, उल्टी, शिकायत, ये वगैरह वगैरह हो सकते हैं। ये हो गया मासिक धर्म का महिला के ऊपर प्रभाव। ठीक है, असामान्य मासिक धर्म का मतलब क्या होता है? असामान्य मतलब सामान्य ना हो। ठीक है, तो मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर होकर मतलब नियमित रूप से ना होना, अनियमित रूप से होना, कभी आना कभी जाना या कभी ना आना। ठीक है, तो महिला खिलाड़ियों पर असामान्य मासिक धर्म के प्रभाव, पहला हो जाएगा असामान्य मासिक धर्म के कारण खिलाड़ी जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, उनका मतलब प्रदर्शन बहुत ही डाउन रहता है। महिला एथलीट जो त्रय है, यानी महिला, देखो इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब है कि महिला एथलीट त्रय, महिला मतलब लड़की, एथलीट मतलब एक तरह से खिलाड़ी कह सकते हो, और त्रय मतलब तीन, यानी महिला खिलाड़ी के अंदर तीन परेशानियां होती हैं, इसलिए इसको महिला एथलीट त्रय कहा गया है। ठीक है, त्रय मतलब तीन, एथलीट मतलब खिलाड़ी, महिला मतलब महिला। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। महिला एथलीट त्रय का अर्थ होता है कि महिला खिलाड़ी के शरीर में तीन प्रकार की परेशानियां होती हैं, इसलिए इसको महिला एथलीट त्रय कहा गया। इसके तीन प्रकार क्या क्या हैं? पहला हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस, दूसरा हो जाएगा मासिक रजोरोध, तीसरा भोजन संबंधी विकार। देखो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि महिला की जो हड्डियां हैं बहुत ही मतलब कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब यह है कि हड्डी से जुड़ी बीमारियां हैं, इसमें बहुत हड्डी कमजोर हो जाती है, जड़ा से झटका लगते है, हड्डी टूटने का डर बना रहता है। ठीक है, और दर्द भी होता है, और इसके कारण आपके सामने लिखे हुए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और इससे बचने के लिए क्या सुझाव हो सकता है, ये वाला वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मासिक रजोरोध ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इसके अंदर दो हैं, प्राथमिक रजोरोध और गौण रजोरोध, ये दो हैं इस मासिक रजोरोध के अंदर। ठीक है, इसके कारण और इसके जो प्रभाव है महिला के ऊपर वो आपको दिख जाएगा, और इससे बचने के लिए जो सुझाव हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भोजन संबंधी विकार, हमारा तीसरा है। ठीक है, तो भोजन संबंधी विकार के भी हमारे प्रकार हैं। ठीक है, भोजन संबंधी विकार के भी हमारे प्रकार है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या कम या ज्यादा भोजन करता है, यानी कम खाएगा या ज्यादा खाएगा, तो इसको कहते हैं भोजन संबंधी विकार। तो भोजन संबंधी विकार दो प्रकार का होता है। अगर अगर व्यक्ति बहुत कम भोजन खाता है या बहुत ज्यादा खाता है, तो ये दोनों ही विकार है, यानी कि नॉर्मल में खाना चाहिए। तो भोजन संबंधी विकार के दो प्रकार हैं, पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसे हम सुधा भाव कहते हैं, दूसरा हमारा है वो आगे आएगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी सुधा अभाव भी हमारे दो प्रकार के हैं, प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा और रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो देखो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है ना, इसमें महिला बहुत ही कम खाना खाती है, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में खाती है। और जो प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें लोग बहुत डाइटिंग करती है, उपवास रखती है, ठीक है, बहुत ही कम खाती है। और रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये जो भोजन खाती है बहुत ही खाती तो है लेकिन उल्टी कर देती है। देखो सीधा से मतलब ये है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है इसका मतलब होता है भोजन कम खाना। इसके दो प्रकार हैं, पहला है प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें जो है वो लोग खाते हैं लेकिन डाइटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा।
रेचक रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, लोग खाना खाते हैं लेकिन उल्टी कर देते हैं। तो ये हो गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण क्या हो जाते हैं, सामाजिक कारण, जैविक कारण, व्यक्तिगत कारण। ठीक है, ये 3 कारण है, आपको याद रखने हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण क्या है वो आपके सामने पूरे लिखे हुए, यही लक्षण है। इसमें से आप 2 लक्षण भी लिख दोगे ना पेपर में, उल्टी करना, ठीक है, रक्तहीनता हो जाती है, ठीक है, कई बार अत्यधिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, ये आप लिख सकते हो, ये लक्षण है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव क्या है, इससे हम बच कैसे कर सकते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है पूरा। देखो बुलिमिया यानी अति सुधा अभाव, इसमें क्या होता है, महिला बहुत ज्यादा खाना खाती है, इसको कहते हैं अति सुधा। पहला हमारा क्या था, सुधा अभाव, सुधा मतलब कम खाना, उसके 2 प्रकार थे, एक में वो लोग डाइटिंग करते हैं, एक में लोग उल्टी कर देते हैं। दूसरा हमारा हो गया अति सुधा अभाव, इसमें लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और इसके भी 2 प्रकार हैं, रेचक बुलिमिया और गैर रेचक, रेचक जो है बुलिमिया, ठीक है, 2 प्रकार। और इसके जो कारण है आपके सामने लिखे हुए हैं हेडलाइन, और बुलिमिया के लक्षण क्या है वो भी आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, इसके बचाव क्या है वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेपर है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं, जो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपका डेट शीट 20 नवंबर 2024 को आ चुका है, आपका पेपर 2025 में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो था ये चैप्टर 2 का था, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये हमारा 2024 और 25 सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो देखना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और बाकी आपको पहले चैप्टर का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी इस वीडियो का जो पीडीएफ होता है, जो नोट्स होता है, वो आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।